मैं बद्रीनाथ झा एडवोकेट आज कुछ कानूनी बुनियादी बातों पर, बेसिक बातों पर चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे कानून में कुछ ऐसी टर्म हैं जो लोगों को समझने में दिक्कत आती है ज़्यादा, और उनके अलग वीडियोज़ भी मैं कई सुना, जिसमें कुछ बातें सही कुछ बातें गलत बताई गई हैं। मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले कानून में जैसे क्रिमिनल एक्ट है, उसमें अपराध समझना ज़रूरी है कि अपराध क्या है। तो अपराध को CRPC 1973 के सेक्शन 2 क्लाउज N में परिभाषित किया गया। इसमें कहा गया है कि ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड इंक्लूड्स any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of Cattle Trespass Act 1871। इससे स्पष्ट है कि कोई भी कार्य या कोई भी जो कार्य न किया जाता है वह दंडनीय है। या तो कोई ऐसा कार्य करते हैं जो दंडनीय है किसी भी एक्ट में, चाहे वो CPC हो, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट हो, करप्शन एक्ट हो, कोई भी एक्ट हो जिसमें वह दंडनीय है कोई कार्य, या कोई ऐसा कार्य जो आपको करना चाहिए, कर्तव्य है करने का और ना करते हैं और वह दंडनीय बनाया गया हो, तो सारे ऑफेंस में आते हैं, जो भी किसी एक्ट में दंडनीय है। बाकी यदि दंडनीय नहीं है कोई बात या कोई कार्य, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अब आ गया अपराध के कई रूप हैं। जैसे कि कोई कहते हैं ये जमानती अपराध है, बेलेबल ऑफेंस है, या ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, या ये समन मामला है, समन्स ऑफेंस है, ये नॉन समन्स मामला है। आखिर इस सब में क्या अंतर है, ये मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि अब कोई कहता है बेलेबल ऑफेंस है, तो बेलेबल ऑफेंस क्या है? तो बेलेबल और नॉन बेलेबल दोनों की परिभाषा CRPC के धारा 200 में दिया गया है, धारा 2 के A में दिया गया है, धारा 2 के A में दिया गया है, जिसमें कहा गया है मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। मैंने यहाँ स्पष्ट किया गया है कि कोई भी ऑफेंस जो CRPC के फर्स्ट शेड्यूल जो अंत में दिया गया है, किताब के अंत में दिया गया है फर्स्ट शेड्यूल, तो उस फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में भी है। इस बात की चर्चा सेकंड शेड्यूल में भी है कि कौन अपराध बेलेबल है, कौन अपराध नॉन बेलेबल है। तो फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल दोनों मिला करके ये बात स्पष्ट होती है कि कौन अपराध बेलेबल है, कौन नॉन बेलेबल है। तो इसमें पहली बात तो यह है कि फर्स्ट शेड्यूल में स्पष्ट किया गया है कि कौन अपराध, कौन सेक्शन जो IPC का है, सारा IPC का सेक्शन उसमें दिया गया है फर्स्ट शेड्यूल में, जो ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ये बड़ा अपराध है तो ये नॉन बेलेबल होगा, और ये छोटा अपराध है तो ये बेलेबल होगा, या ये बड़ा अपराध है तो ये कॉग्निजेबल होगा, ये छोटा अपराध है तो ये नॉन कॉग्निजेबल होगा। ये चीज़ नहीं दिया गया है, बल्कि जो अपराध जिस श्रेणी में रखा गया है उसको वही कहा जाएगा, उसमें कोई बड़ा छोटा का अंतर नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे अब IPC का धारा 193, 194 ये सब है, जो न्यायिक कार्यवाही में जैसे आपको झूठी गवाही देता है, तो ये अपराध बड़ा है, उसमें 7 साल की सज़ा आ रही है। मैं दिखा रहा हूँ, यह है IPC के सेक्शन 193। Whoever intentionally gives false evidence in any stage of a judicial proceeding or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of a judicial proceeding
shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो ये 7 साल की सज़ा है, लेकिन जब हम इसको शेड्यूल में देखते हैं तो ये बेलेबल में आता है और नॉन कॉग्निजेबल में आता है। धारा 194 है, उसमें है डेथ तक भी सेंटेंस है। मतलब आप किसी को कोई ऐसी झूठी गवाही देते हैं जिससे किसी व्यक्ति को फांसी मिल जाता है, फांसी की सज़ा मिल जाता है और फांसी पर वो चढ़ जाता है, वैसे स्थिति में मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया है। तो ये भी जो है आप शेड्यूल में देखेंगे तो हम देखते हैं कि शेड्यूल में ये 195 जो सेक्शन है वह नॉन कॉग्निजेबल में दिया गया है और इसमें नॉन बेलेबल है। ये 195 नॉन बेलेबल है, 193 बेलेबल है, 194 नॉन बेलेबल है और नॉन कॉग्निजेबल है, 193 नॉन कॉग्निजेबल है और बेलेबल है। कहने का मतलब ये है कि इसमें ये चीज़ नहीं है कि बड़ा अपराध है तो नॉन बेलेबल होगा और कॉग्निजेबल होगा, या छोटा अपराध है तो नॉन बेलेबल होगा, छोटा अपराध बेलेबल होगा। ये कोई गारंटी नहीं है इस बात की। जो शेड्यूल में लिखा गया है वही होता है। फिर आते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। हाँ, इसमें एक बार और बता देना चाहता हूँ, और इसका सेकेंड शेड्यूल जो है, जो सीआरपीसी के अंत में दिया गया है सेकेंड शेड्यूल, उसमें यह चीज़ स्पष्ट किया गया है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि बड़ा अपराध में बड़ा अपराध जो होता है वो नॉन बेलेबल होता है और कॉग्निजेबल होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आईपीसी का जो भी सेक्शन है वो फिक्स किया गया है शेड्यूल फर्स्ट में कि कौन कॉग्निजेबल होगा, कौन नॉन कॉग्निजेबल होगा, कौन बेलेबल होगा, कौन नॉन बेलेबल होगा। इसमें कोई दूसरा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आया दूसरे एक्ट की बात, जो आईपीसी को छोड़कर दूसरा कोई एक्ट, लोकल एक्ट हो या कोई सेंट्रल एक्ट हो, जो भी हो, जो दूसरा एक्ट बनाया गया, जैसे डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है, करप्शन एंड प्रिवेंशन एक्ट है, ये सब जो अलग अलग एक्ट बनाए गए हैं, इसमें ऐसा है तो उसके लिए स्पष्ट यहाँ लिखा गया है कि जैसे किसी किताब में दे दिया गया है कि ये बेलेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा, कॉग्निजेबल होगा, नॉन कॉग्निजेबल होगा, ये भी दिया गया है। जिस किताब में नहीं दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है जिसमें चेक का केस हम डालते हैं, उसमें ये नहीं दिया गया है कि इस किताब का, इस एक्ट का जो भी है सो ऑफेंस जो होगा बेलेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा, कॉग्निजेबल होगा, नॉन कॉग्निजेबल होगा, ये चीज़ का चर्चा नहीं किया गया उस किताब में। तो ऐसे में ये सीआरपीसी का सेकेंड शेड्यूल लागू होता है, जिसमें कहा गया है इफ पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 ईयर्स। तो जो ऐसा ऑफेंस है जो डेथ से, मृत्यु दंड से या आजीवन कारावास से या 7 वर्ष से अधिक की सज़ा के से प्रावधानित है, वह कॉग्निजेबल होगा और नॉन बेलेबल होगा और कोर्ट ऑफ सेशन में ट्राइबल होगा। फिर दिया गया है इफ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 ईयर्स एंड अपवार्ड्स बट नॉट मोर देन 7 ईयर्स। अब 3 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा यदि किसी अपराध में दिया गया है तो वह भी कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा और वह मजिस्ट्रेट द्वारा ट्राइबल होगा। और थर्ड पार्ट इसका आता है कि इफ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 3 ईयर्स और विद फाइन ओनली। यदि ऐसा अपराध है जो 3 वर्ष से कम की सज़ा का प्रावधान करता है, जिसमें 3 वर्ष से कम का सज़ा का प्रावधान है या सिर्फ फाइन से दंडित है, वह नॉन कॉग्निजेबल होगा और बेलेबल होगा और किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने ट्राइबल होगा। तो ये जैसे कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसी में, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इसी में आता है, इसलिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को के जो भी सेक्शन है, पेनल सेक्शन है, वह कॉग्निजेबल है और बेलेबल है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जज साहब भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि हाँ भाई आपने 138 सेक्शन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बेल लेने के लिए आए हैं, बेल देना है तो बताइए
किस सेक्शन में बिल चाहते हैं आप, अवेलेबल है कि नॉन अवेलेबल है, कितने वकील नहीं कर पाते हैं। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आज ये जो न्यूसेबल इंस्ट्रूमेंट का जो सेक्शन है वो अवेलेबल कैसे है या नॉन कॉग्निजेबल कैसे है, उसका प्रावधान सीआरपीसी के जो शेड्यूल सेकंड के थर्ड पारा है उसमें स्पष्ट दिया गया है। ये 3 साल से जो भी कम की सज़ा है वह नॉन कॉग्निजेबल होगा, अवेलेबल होगा। तो इसके अनुसार ही इसमें न्यूसेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को अवेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल माना जाता है। अब मैं देखता हूँ कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। देखिए, सीआरपीसी के धारा 2 के क्लाउज सी में कॉग्निजेबल ऑफेंस का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस इन विच ए पुलिस ऑफिसर मे in accordance with the first schedule or under any other law for the time being enforce arrest without warrant। इसमें भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है जो ऐसा कोई केस जो फर्स्ट शेड्यूल सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है, जिसमें फिक्स किया गया है, वही कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है किसी भी व्यक्ति को। उस अपराध के तहत यदि कोई आता है तो उसको बिना वारंट का गिरफ्तार कर सकती है। यही चीज़ है जो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का डिफिनेशन दिया गया है धारा 2 के क्लाउज एल में। इसमें कहा गया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस इन विच ए पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। मतलब पुलिस ऑफिसर को ये पावर नहीं है जिस केस में कि वह बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार कर सके, वैसा अपराध जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है। तो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में स्पष्ट हो गया कि ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सके कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। यदि कोई ऐसा अपराध है जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, बिना जज साहब के ऑर्डर के गिरफ्तार नहीं कर सकता है, वहाँ उस केस को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। अब एक और चीज़ आता है कि सम्मन मामला क्या है और वारंट मामला क्या है। ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जो लोगों को समझ में सही से नहीं आ पाता है। तो देखिए, ऐसा है कि इसमें धारा 2 के क्लाउज डब्ल्यू में सम्मन केस के बारे में दिया गया है और धारा 2 के एक्स क्लाउज एक्स में वारंट केस के बारे में डिफिनीसन दिया गया है। तो 2X में दिया गया है वारंट केस का डिफिनीसन, जिसमें कहा गया है वारंट केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years। मतलब ऐसा कोई केस जो मेन है, इसमें दंड पर आधारित है कि जो अपराध डेथ सेंटेंस से, मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से या इम्प्रिजनमेंट फॉर एक्सीडिंग 2 years, 2 ईयर से अधिक से या आजीवन कारावास से या मृत्युदंड से दंडित है। जो भी प्रावधान, जो ऐसा सेक्शन है जिसमें ये प्रावधान दिया गया है, 2 वर्ष से ऊपर की सज़ा जिसमें होती है, वह वारंट केस होगा। और डब्ल्यू में दिया गया समन्स केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग ए वारंट केस। इसमें सीधा लिख दिया कि जो वारंट केस नहीं है वो सम्मन केस है। कहने का मतलब ये, जो वारंट केस वह हुआ जिसमें 2 साल की ऊपर की सज़ा है और मृत्युदंड तक हो सकती है। ऐसा यदि कोई अपराध का सेक्शन है तो वो वारंट केस बनेगा, वारंट केस के अनुसार ट्रीट किया जाएगा। और यदि
2 साल तक की ही सज़ा है, 2 साल से ऊपर की सज़ा जिस अपराध में नहीं है वह सज़ा समन केस माना जाएगा और उसके ट्रायल समन केस जैसा ट्रीट होगा। तो ये चीज़ हो गया समन और वारंट। इसमें एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो मैंने पढ़ा सेक्शन 2 के क्लाउज C और L में, उसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसी का FIR दर्ज होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का FIR दर्ज नहीं होता है। मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ, इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए लोगों को कि FIR जो दर्ज होती है वो CRPC के सेक्शन 154 में दर्ज होती है, 154। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो केस होता है वह धारा 155 CRPC में जाता है, 154 में FIR दर्ज नहीं होता। अब FIR दर्ज कैसे होता है, देखिए 154 सेक्शन CRPC का क्या कहता है। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ गिवन ओरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informant, and every such information, whether giving in writing or reduced to writing as a forged, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer। इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति थाने जाता है और वहाँ के भारसाधक अधिकारी से बताता है जो उसके साथ हुआ है, जो घटना हुई है, या तो बता सकता है या लिख कर भी दे सकता है। यदि वह लिख कर नहीं देता है, बताता है, तो थाने में उसको लिखा जाएगा और उस पर उसकी और लिखने के बाद जो इन्फॉर्मेंट है उसको पढ़ के सुनाया जाएगा और सुनाने के बाद उस पर वह इन्फॉर्मेंट साइन करेगा और उसको थाने में जो वहाँ के बुक होते हैं उसमें रजिस्टर किया जाएगा, जो FIR की रजिस्टर होती है उसमें रजिस्टर किया जाएगा, जो विधि द्वारा गवर्नमेंट द्वारा ये उसको दिया जाता है। और एक सेकंड क्लाउज में कह रहा है कि ए कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी गिवन फोर्थविथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट। और ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि जब FIR दर्ज हो जाती है तो FIR की एक कॉपी इन्फॉर्मेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट देने का प्रावधान है, उसमें कोई पैसे लेने की प्रावधान नहीं है। यदि कोई मांगता है पैसे तो गलत करता है, कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है। तो इसमें स्पष्ट हुआ कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में यदि थाने में इत्तला दी जाती है तो उसका FIR दर्ज होगा। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है उसके लिए FIR दर्ज नहीं होगा, उसके लिए धारा 155 प्रावधान किया गया है। धारा 155 में लिखा गया है कि व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन ऑफ द कमीशन विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन ऑफ ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ही शैल इंटर और कॉज टू बी इंटर्ड द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन ए बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म as the state government may prescribe in this behalf। तो यदि अपराध ऐसा है जो CRPC के शेड्यूल 1 में उसको नॉन कॉग्निजेबल बनाया गया है, तो उस अपराध के लिए जब थाने में कोई कंप्लेंट देने जाता है तो वह अपने एक रोजनामचा में रजिस्टर करते हैं, उसको दर्ज करते हैं और ये इन्फॉर्मेंट को कहते हैं कि वो कोर्ट जाएं और कोर्ट से न्यायालय से अपना आदेश लेके आएँ, तभी वो इसको FIR दर्ज करेंगे। सेकंड क्लाउज कहता है इसका, नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट ए नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई। तो मैंने जिस मजिस्ट्रेट को ये पावर है, उस केस को सुनने का पावर है, उस मजिस्ट्रेट से जब तक वह इन्फॉर्मेंट आदेश नहीं लाएगा तब तक वो उस केस का पुलिस ऑफिसर उस केस का इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। तो ये हुआ कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बातें जो
जिससे स्पष्ट होती है कि कॉग्निजेबल क्या है, नॉन कॉग्निजेबल क्या है और उसके परिणाम क्या होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए एफआईआर दर्ज होती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए एफआईआर दर्ज नहीं होती। पहले मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना पड़ता है या कोर्ट में केस का कंप्लेंट दर्ज करनी पड़ती है। जब कोर्ट का ऑर्डर होता है कि हाँ जी इसका एफआईआर दर्ज करो, फिर एफआईआर दर्ज पुलिस करेंगे और उसके बाद वो जांच कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक और शर्त है कि ऐसी स्थिति में जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसमें भी इनको ये पावर नहीं होगा कि वो अपराधी को अरेस्ट करें, बल्कि अरेस्ट का जो पावर है उसको छोड़कर बाकी सारी पावर होता है उसको, जो जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन करता है वैसे ही नॉन कॉग्निजेबल केस का इन्वेस्टिगेशन करे। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं ये आज बेसिक जो नॉलेज है कानून की उसके बारे में कुछ चर्चा की। धन्यवाद। आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।